इस वीडियो में हम इकोनॉमिक टाइम्स के एक बहुत अच्छे आर्टिकल के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल की हेडिंग ये है, ये आर्टिकल कह रहा है कि जी इंडियाज बिगेस्ट लेंडर। अब इंडिया का बिगेस्ट लेंडर कौन है, यानी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो इंडिया का बिगेस्ट लेंडर है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो ये कह रहा है कि बैंकों का एक और मर्जर होना चाहिए। अब ये न्यूज क्यों आगे निकल के आई, क्यों इतनी हाईलाइट हो रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, अब ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन अगर कुछ कह रहा है ना, तो आप समझो कि सरकार के अंदर से ही कहीं ना कहीं निकल के ये बात आ रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन, अब इनका रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में इन्होंने ये बोल दिया कि जैसे सबसे पहला मर्जर कब हुआ, मतलब मर्जर तो पहले भी होते थे, लेकिन रिसेंटली अभी साल 2017 में सबसे पहली बार मर्जर हुआ, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 5 कंसोलिडेट बैंक थे उनको मर्ज किया गया, भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया गया और एक बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यानी साल 2017 में पहला मर्जर हुआ। फिर साल 2019 में मोदी गवर्नमेंट 2.0 आप कह सकते हो, उस टाइम पे अलग अलग बैंक्स का मर्जर हुआ, जिसमें आप समझो साल 2019 तक हमारे देश में 27 सरकारी बैंक थे। फिर उस टाइम जब मोदी गवर्नमेंट 2.0 आई तो ये 27 बैंकों को आपस में मर्ज करके अब हमारे देश में 12 सरकारी बैंक रह गए। आज भी हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक है। तो इस इंटरव्यू में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, इन्होंने ये बात कही कि ठीक है, आज हमारे देश में 12 सरकारी बैंक है। पहले जब 27 सरकारी बैंक थे उस टाइम तो कुछ तो बड़े बैंक थे ही, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक था, लेकिन बहुत सारे बैंक उस टाइम पे तो बहुत सारे ही बैंक छोटे छोटे बैंक्स थे, उनको हमने मर्ज करके बड़े बैंक्स बनाए और टोटल 12 बैंक रह गए। इन्होंने ये कहा कि आज भी हमारे देश में अभी भी काफी सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं जिनको दोबारा मर्ज करने की जरूरत है। यानी इनका क्लियर कट व्यू ये है कि देश में कम बैंक्स हो, भले ही कम सरकारी बैंक हो, यानी भले ही 3 या 4 सरकारी बैंक हो, लेकिन बड़े साइज के सरकारी बैंक होने चाहिए। अब आज जो 12 सरकारी बैंक बचे हैं वो ये है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो तो सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा बैंक है कि इसके देश के अंदर 50 करोड़ कस्टमर है। आप ये समझो कि अगर भारत के अंदर लोन सेगमेंट की मैं बात करता हूं ना, तो अगर मान लो प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सरकारी बैंक, NBFCs, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो देश भर में 100 रुपए का लोन बांटते हैं तो उसमें से अकेला SBI 25 रुपए का लोन बांटता है। यानी भारत में जितने भी लोन बांटे जाते हैं तो उसमें से 25% लोन अकेला SBI बांटता है। तो हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, मतलब बैकबोन कह सकते हो बैंकिंग सेक्टर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसीलिए चेयरमैन मतलब सबसे ऊपर की पोस्ट हो गई। वो अगर कुछ बोल रहे तो समझो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उसके मन में आई और उन्होंने बोल दिया, कहीं ना कहीं सरकार के डिसीजन से सरकार ऐसा कुछ करने का सोच रही है। तो अभी तक सरकार ने नहीं कहा, तो अभी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि सरकार की इंटेंशन है, बट हाँ ये आर्टिकल छपा, इसके साथ जब आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे ना तो यहां पे पीएसबी मंथन की बात भी बोली गई है। ये पीएसबी मंथन क्या है भाई? देखो अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे छोटे छोटे बैंक है भाई, यूको बैंक हो गया, अच्छा उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे बैंक है भाई, ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा है, PNB बड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा है, लेकिन अभी भी छोटे छोटे बैंक है, उनको भी मर्ज करो और इनके अंदर मर्ज कर दो ताकि देश के अंदर 3 या 4 ही सरकारी बैंक बचे। ठीक है जी। अच्छा, इस न्यूज को इतना हाईलाइट इसलिए किया गया, अभी थोड़े टाइम पहले मेरे हिसाब से 3-1 महीने पुरानी बात है, जो PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक का मंथन चल रहा था, जिसको चेयर कर रही थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो उस टाइम पे भी सरकार की तरफ से यही बात आई थी कि सरकार ने कहा था भी हमारे देश में 12 सरकारी बैंक है, इन 12 सरकारी बैंकों में से सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है जो दुनिया भर के, अगर दुनिया भर के टॉप 100 बैंक की लिस्ट उठा लेना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। वो भी आप पकड़ो, कभी 47th रैंक पे आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कभी 50th रैंक पे आ जाता है दुनिया भर के जब टॉप 100 बैंक्स की बात होती है। इसके अलावा हमारे देश का कोई भी बैंक टॉप 100 की लिस्ट में नहीं आता। ये टॉप 100 की लिस्ट में बात कर रहा हूं जब हम एसेट वाइज देखते हैं, ठीक है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो फिर HDFC टॉप 10 की लिस्ट में भी आ जाता है, लेकिन मेन रैंक एसेट वाइज देखी जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे सरकार ने कहा था भी हम चाहते हैं कि देश के 12 सरकारी बैंकों में से एटलीस्ट 2 सरकारी बैंक टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए, टॉप 100 की लिस्ट में नहीं, टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए। अब क्या ये ऐसे ही कह देने से पॉसिबल है क्या? नहीं, इसका भी यही इलाज है कि आप मर्जर करो और पैसा पंप करो सरकारी बैंकों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज कुछ ना कुछ, अगर बार बार ये चीज रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं सरकार ये प्लान कर रही है। फिर सवाल आता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? देखो, अब अगर मैं SBI चेयरमैन के ही शब्द बोल देता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता,
इन्होंने ये कहा, ये 3-4 पॉइंट है। तो एक तो इन्होंने बोला कि एसबीआई सपोर्ट करता है, अगर ये कुछ दोबारा एक वेव आती है मर्जर की तो एसबीआई इसको सपोर्ट करता है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अगर ये होता है तो इससे क्या होगा, हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है XYZ, या मान लो रिलायंस है, रिलायंस को मान लो 50,000 करोड़ का लोन चाहिए और रिलायंस यूको बैंक के पास जाता है, ठीक है, तो क्या यूको बैंक 50,000 करोड़ का लोन दे सकता है? या मान लो इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गया, क्या ये 50,000 करोड़ का लोन दे सकते हैं? नहीं। कौन दे सकता है? या तो एसबीआई दे सकता है, ठीक है, या फिर इनको प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है जी, मान लो ICICI, HDFC, ये दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली चेयरमैन का ये कहना था, अगर हम बड़े साइज के बैंक बनाते हैं तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है जी, वो जो बाहर के, जैसे मान लो जेपी मॉर्गन चेज है, जेपी मॉर्गन चेज अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है जी, वो इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब ये होता है, देखो जब हम किसी बैंक में जाते हैं, मान लो आप और मेरा कोई अकाउंट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, हम जब बैंक में जाते हैं इसको बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, ठीक है जी। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको बैंकों से लोन लेना होता है तो इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो जेपी मॉर्गन चेज इंडिया में रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा, कॉर्पोरेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि जेपी मॉर्गन चेज का पोटेंशियल है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देने का। हमारा देश, हमारे देश की कंपनियां लेकिन अगर लोन ले रही हैं जेपी मॉर्गन चेज से, या मान लो किसी दूसरे फॉरेन बैंक से, तो फिर हमारे लिए क्या अच्छी बात है भाई। हमें अपने बैंक्स को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना कि आपको 20,000 करोड़ का लोन चाहिए, 25,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो हमारे सरकारी बैंक आपको लोन देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट कमाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, समझ गए। तो कहीं ना कहीं अब वही चीज आ जाती है, हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हो। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स को आप फंड करोगे तो आपके देश में ही बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे, जिससे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नौकरियां जनरेट होगी। दूसरा नेगेटिव एंगल ये आ जाता है कि जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो 12 सरकारी बैंक है, मान लो IBPS का एग्जाम हुआ, ठीक है जी, IBPS का एग्जाम हुआ, हर बैंक ने अपनी अपनी वैकेंसी निकाली, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन आपने इन 12 बैंकों को मर्ज करके बस 3 या 4 ही सरकारी बैंक छोड़े, तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम जनरेट होंगी। समझ के बात को? आप कभी पुरानी वैकेंसीज चेक कर लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 28 हज़ार वैकेंसीज निकलती थी, और आज आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज जाके चेक कर लो कि कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है बैंकों का, दूसरी बात मर्जर अगर होता है तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो जाती है। बाकी यही एसबीआई के चेयरमैन ने तो यही बोला कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आएंगे अगर हमारे बैंक जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये न्यूज़ हमने देख ली। एक मैं आपको थोड़ा सा एक ना ये दिखाना चाहूँगा, दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक है वो चाइना का बैंक है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इसका जो टोटल एसेट है वो 6303 बिलियन US डॉलर है, या फिर आप कह सकते हो 6.3 ट्रिलियन US डॉलर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? 47th रैंक पे है, 780 बिलियन US डॉलर के साथ। एसबीआई को हम अपने देश में मान के चलते हैं कि जी गली गली में इसकी ब्रांच है, लेकिन लगभग 8 गुना बड़ा है चाइना का सबसे बड़ा बैंक। चाइना का जो सबसे बड़ा बैंक है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा बैंक है। ये हम बात कर रहे हैं एसेट के हिसाब से। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें ना, एक सेकेंड, मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखूं तो जेपी मॉर्गन चेज जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है वो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाता है, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो फिर HDFC बैंक दुनिया का 10th सबसे बड़ा बैंक बन जाता है, एसबीआई से भी ऊपर आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम एसेट के हिसाब से ही मेन देखते हैं, तो दुनिया के जो टॉप 4 बैंक है, ठीक है, ये चारों ही चाइना के बैंक है, और 5वें नंबर पे फिर जेपी मॉर्गन चेज आता है, ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां मैंने ना एक टेबल बनाई थी आपको समझाने के लिए कि सरकार, हाँ, ये मैंने टोटल 12 सरकारी बैंक लिखे हैं, भारत के जो 12 सरकारी बैंक है वो लिखे हैं, और इनके टोटल एसेट सामने लिखे हैं। इन 12 के 12 सरकारी बैंकों के टोटल एसेट्स को जब हम जोड़ते हैं ना, तो 12 के 12 सरकारी बैंकों का टोटल एसेट बन के आता है 1985 बिलियन US डॉलर, या फिर 1.9 ट्रिलियन US डॉलर, ठीक है। 12 के 12 को जोड़ दिया। अब आ जाओ इसकी लिस्ट के अंदर, हमारा लगभग 1.9 भी छोड़ो, 2 ट्रिलियन मान लो, चलो ठीक है, राउंड फिगर कर लो। चाइना का सबसे बड़ा बैंक, अकेला बैंक 6.3 ट्रिलियन US डॉलर। अगर मैं 12 के 12 भारत के सरकारी बैंकों के एसेट भी जोड़ दूं ना, तो भी चाइना का जो सबसे बड़ा बैंक है हमसे 3 गुना से भी ऊपर है।
समझ रहे हो बात को। फिर सरकार ये कह रही है कि हम इन 12 बैंकों में से 2 बैंक चाहते हैं कि जी टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए। आप एक काम करो, सबके एसेट जोड़ लो, कितना बना 2 ट्रिलियन, और यहां पे 20th रैंक पे जो बैंक है ये स्विट्जरलैंड का बैंक है, ये ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन के बराबर है। यानी अगर मैं सबको जोड़ दूं तब मैं टॉप 20 की लिस्ट में आ सकता हूं। लेकिन आप कह रहे हो 2 बैंक लाने हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बिना मर्जर के पॉसिबल है? क्या आप समझो, आप ये कहो कि मैं, लेट अस सपोज बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, भी अगर हम ये कहते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जिसका एसेट 126 बिलियन यूएस डॉलर है, तो क्या मैं टॉप 20 की लिस्ट में आ सकता हूं? क्या कहीं से भी नहीं आ सकता मैं टॉप 20 की लिस्ट में। आप समझो यहां पे तो ट्रिलियंस के अंदर पड़े हैं बैंक। तो सिंपल सी चीज है कि मेरे को बैंक मर्ज करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो टॉप 20 की लिस्ट में आना है। बैंक मर्जर के साथ साथ मेरे को उसकी मैनेजमेंट को भी मर्ज करना होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बनाने होंगे बैंक, जैसे प्राइवेट बैंक है वैसे ही सरकारी बैंकों का वर्किंग स्टाइल बनाना होगा, ठीक है। तब जाकर के हम टॉप 20 की लिस्ट में आ सकते हैं। और साथ में जो सरकार है उसको भी पैसा ज्यादा पंप इन करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो लगातार डेली न्यूज आती है कुछ ना कुछ। कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20% से बढ़ा के 49% करने की बात की न्यूज पकड़ लो, या पीएसबी मंथन की बात की न्यूज पकड़ लो, और अब रिसेंटली ये वाली न्यूज पकड़ लो। तो कहीं ना कहीं डेली इंडिकेशंस तो हैं, ठीक है। और हर सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कोई ये डिस्कशन करें कि आप बताओ कि जी सरकारी बैंक है उसको अगर हम मर्ज कर देते हैं तो इससे फायदा है कि नुकसान है? देखो अगेन वही चीज है, ये चीज तो ठीक है। अभी देखो मान लो 12 सरकारी बैंक है, एक मार्केट के अंदर अलग अलग बैंक खुले हैं, एक ही इनका ओनर है, हर किसी का अलग अलग ब्रांच मैनेजर है, हर किसी के अंदर अलग अलग एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, ठीक है जी बात को, और हर किसी के अंदर अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ही मार्केट के अंदर ये बैंक खुले हुए हैं। अगर हम इसको मर्ज कर दें और एक बड़ी दुकान ले लें तो इसका रेंट भी कम होगा, ब्रांच मैनेजर भी एक बिठाना पड़ेगा, छोटा स्टाफ जो है क्लरिकल लेवल का वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्टिंग मेरी बढ़ेगी। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि फिर बैंकिंग रीच कम हो जाएगी ना। भाई आपने तो 12 सरकारी बैंक को 2 या 3 कर दिए तो बैंकिंग रीच कम हो जाएगी। देखो जब एक ही मार्केट के अंदर बहुत सारे 4-5 आपको सरकारी बैंक दिखते हैं, उनके अंदर तो आप एक ही बैंक कर सकते हो ना। नंबर ऑफ ब्रांचेस हम ज्यादा खोलेंगे ना, समझ रहे हो बात को। बट उस चीज का क्या फायदा कि एक ही मार्केट है, मान लो दिल्ली या मान लो किसी भी शहर के अंदर, मान लो सेक्टर 70 है, सेक्टर 70 की मार्केट है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अंदर आपको यूको बैंक भी दिख रहा है, इसके अंदर आपको पंजाब नेशनल बैंक भी दिख रहा है, इसके अंदर आपको एसबीआई भी दिख रहा है, इसके अंदर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी दिख रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये एक ही ओनर के इतने सारे बैंक है ना, है तो सरकार के बैंक। इस मार्केट के अंदर तो हम एक ही बैंक को कर सकते हैं ना, बगल वाले सेक्टर में हम एक और ब्रांच खोल लेंगे जहां पे अभी तक कोई ब्रांच नहीं थी। तो इससे हमारी एक तो बैलेंस शीट बढ़ेगी। हमारी बैलेंस शीट अगर बढ़ेगी तो हम इजीली लार्ज टिकट साइज के लोन बांट सकेंगे। नेगेटिव एंगल वही आ जाता है कि अपोजिशन की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को आप या तो मर्ज करते जा रहे हो या फिर बेचते जा रहे हो, प्राइवेट एंटिटीज को आप बढ़ावा देते जा रहे हो। तो अगेन ये फिर पॉलिटिकल एंगल हो जाता है। बट ठीक है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है 1-2 साल से, उसके लिए फिर नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। तो ये फिर पॉलिटिकल एंगल हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा फिर नहीं घुसना चाहिए। बाकी खैर यही न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर हम बैंकिंग अपडेट सारे के सारे डिस्कस करते रहते हैं। वो आप जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सकें। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।